नमस्कार। आज हम देश की राजनीति के उस सबसे बड़े और संवेदनशील मोड़ की बात करेंगे, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक हमारे लोकतंत्र में सुनाई देगी। एक ऐसा विषय जिस पर ऊपरी तौर पर तो शांति दिखती है, लेकिन अंदर खाने दिल्ली के गलियारों से लेकर चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद तक की राजनीतिक बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। आज जब हम साल 2026 में खड़े हैं, तो देश के सामने एक संवैधानिक बाध्यता आकर खड़ी हो गई है। कानूनन अब देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को दोबारा तय किया जाना है और उनकी संख्या को आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाना है। देखने में ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जो राजनीतिक बारूद छिपा है, वो भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। सवाल सीधा है, क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य ही ये तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? और क्या अपनी आबादी को नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारत के राज्य देश की मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर्दा खेल दिए जाएंगे? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी सनसनीखेज हेडलाइन के बिना इतिहास के पन्नों, संविधान की धाराओं और आंकड़ों के गणित के साथ इस पूरे विवाद की गहराई में उतरेंगे। इस पूरे गणित को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी थी कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा। इसी आधार पर 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन आयोग बने। लेकिन असली मोड़ आता है साल 1976 में। देश में आपातकाल लागू था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने महसूस किया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका असर अलग अलग राज्यों में अलग है। दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने इन कार्यक्रमों को बहुत गंभीरता से लिया और अपनी आबादी की रफ्तार को रोका। दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में आबादी लगातार बढ़ती रही। अब संकट यह था कि अगर 1971 की जनगणना के बाद सीटों की आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाता, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या रोकी, उनकी संसद में सीटें कम हो जाती और जिन्होंने आबादी बढ़ाई, उन्हें ज्यादा सीट मिल जाती। यह एक तरीके से अच्छे काम के लिए सजा मिलना जैसा था। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि साल 2000 तक लोकसभा की सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के स्तर पर ही फ्रीज यानी स्थिर कर दिया जाए। समय बीता, साल 2000 आया। केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय भी ये बहस दोबारा उठी। अटल जी की सरकार ने भी दूरदर्शिता दिखाते हुए ये समझा कि अभी भी उत्तर और दक्षिण के बीच का ये डेमोग्राफिक डिवाइड खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा 2001 में 84वां संविधान संशोधन लाया गया और इस पाबंदी को अगले 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और वह समय सीमा तय की गई, साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना। चूंकि अब हम साल 2026 में हैं और आगामी जनगणना के आंकड़े जैसे ही सामने आएंगे, ये 50 साल पुराना बांध टूट जाएगा। आइए अब उस गणित को समझते हैं जो देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ाई हुई है। विभिन्न थिंक टैंक्स और विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक अगर आबादी के वर्तमान अनुपात में सीटों को बढ़ाया गया, तो संसद का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। नए संसद भवन को इसी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें लोकसभा में लगभग 188 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सीटें किस राज्य के हिस्से में जाएंगी, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिसकी वर्तमान सीट 80 है, उसको बढ़ाकर 140 से 143। वहीं बिहार में 40 सीटों से बढ़ाकर 75 से 79, राजस्थान में 25 से बढ़ाकर 50 से 52 और मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 52 से 55। तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 41 से 45, केरल में 20 से बढ़कर या 19 या 20 या लगभग स्थिर। इन आंकड़ों को गहराई से देखिए। अकेले उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़कर 140 से ज्यादा हो सकती हैं। राजस्थान की सीटें दोगुनी होकर
50 के पार जा सकती हैं, यानी उत्तर भारत के केवल 4-5 राज्य मिलकर ही लोकसभा में 272 के करीब पहुंच जाएंगे। इसके विपरीत दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल सीटें आज की तारीख में 129 हैं। नए परिसीमन के बाद भी इनकी कुल हिस्सेदारी में मामूली बढ़त होगी या कई जगह केरल जैसे राज्यों में सीटें स्थिर भी रह सकती हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व लगभग 24% से घटकर सिर्फ 16 से 18% रह जाएगा और यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतोष। अब सवाल उठता है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों और मुख्यमंत्रियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। वे इसे सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं मानते, वे इसे अपनी रिलेवेंस यानी राजनीतिक प्रासंगिकता की लड़ाई मानते हैं। दक्षिण के नेताओं का तर्क बहुत स्पष्ट और मजबूत है। उनके 3 मुख्य बिंदु हैं। सजा या पुरस्कार। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में बेहतरीन काम किया, जिससे देश की आबादी का बोझ कम हुआ। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत है, कम आबादी का मतलब अब उनके लिए संसद में कम आवाज है। दूसरा, आर्थिक योगदान बनाम हिस्सेदारी। दक्षिण के राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में और टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। केंद्रीय करों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण से आता है, लेकिन उनका आरोप है ये पैसा उत्तर भारत के राज्यों के विकास पर खर्च होता है। अब राजनीतिक ताकत भी कम होने से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तीसरा, क्षेत्रीय पहचान का संकट। यदि हिंदी भाषी राज्यों की सीटें इतनी बढ़ जाती हैं कि वे अकेले दम पर केंद्र में सरकार बना सके, तो क्या भविष्य की केंद्र सरकारें दक्षिण भारत की संस्कृति, भाषा और वहां के मुद्दों को उतनी अहमियत देंगी? यही कारण है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक समय समय पर इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। यह स्थिति भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म के लिए एक नाजुक मोड़ है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है और किसी भी हिस्से में यह भावना आना कि दिल्ली के दरबार में उसकी सुनवाई नहीं हो रही, देश की एकता के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। तो फिर इस उलझन का समाधान क्या है? क्या देश परिसीमन को रोक सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसे अनंत काल के लिए नहीं टाला जा सकता। देश के नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व मिलना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में दिल्ली की नीतिगत गलियारों में और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कुछ रणनीतिक विकल्पों पर चर्चा चल रही है, जिन पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। पहला विकल्प सीटों के अनुपात का पुनर्संतुलन यानी वेटेज सिस्टम। विशेषज्ञों का एक सुझाव यह है कि लोकसभा की सीटें तो बढ़ाई जाएं, लेकिन दक्षिण के राज्यों की सीटों को एक निश्चित सीमा से कम न होने दिया जाए, यानी एक ऐसा फॉर्मूला विकसित किया जाए जिसमें जनसंख्या के साथ साथ राज्य के विकास सूचकांक, डेवलपमेंट इंडेक्स और साक्षरता को भी कुछ अंक दिए जाए। दूसरा विकल्प राज्यसभा को मजबूत करना। लोकसभा में अगर उत्तर भारत का दबदबा बढ़ता है, तो राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली राज्यसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटों को इस तरह संतुलित किया जाए कि कोई भी बड़ा कानून बिना उनकी सहमति के पास न हो सके। अमेरिका में भी ऐसा ही है, जहां छोटे और बड़े सभी राज्यों के पास सीनेट में बराबर यानी 2-2 सीट आती हैं। तीसरा विकल्प वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यदि दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम होती है, तो केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक मोर्चे पर अधिक रियायतें या वित्त आयोग के जरिए टैक्स का अधिक हिस्सा देकर उनके असंतोष को शांत करने का प्रयास कर सकती है। साल 2026 का परिसीमन केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का नाम नहीं है, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक परीक्षा होने जा रही है। एक तरफ लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है कि हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहता हो या केरल में। इस लिहाज से उत्तर भारत में सीटें बढ़ना लोकतांत्रिक रूप से जायज है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे संघवाद की आत्मा कहती है कि देश के किसी भी हिस्से को यह नहीं लगना चाहिए कि वह इस व्यवस्था में बेगाना हो गया है। आने वाले महीनों में प्रधानमंत्री और देश के शीर्ष नेतृत्व की कूटनीति, उनके धैर्य और उनके राजनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होगी कि वे इस उत्तर दक्षिण के संतुलन को कैसे साधते हैं। हमें एक बात यहाँ रेखांकित करना आवश्यक है कि भारत की ताकत
उसकी विविधता में है और जब तक इस विविधता का सम्मान रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। उम्मीद है कि देश के राजनेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे का एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे देश का हर हिस्सा खुद को सशक्त महसूस करे। इस पूरे विषय पर, आंकड़ों पर और दक्षिण भारत की चिंताओं पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला संभव है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको यह गंभीर और फैक्ट आधारित चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार।